नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी राजनीति छल कपट पर आधारित रही है। आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो शायद लगा होगा, लेकिन पूरी जानकारी शायद ही होगी। अरविंद केजरीवाल का इरादा, किस तरह से उन्होंने तय किया कि उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। आपको याद होगा जब उन्होंने पार्टी बनाई है, जब अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल थे, उस दौरान उन्होंने किसी पॉलिटिशियन को इस देश के छोड़ा नहीं जिसको उन्होंने बेईमान नहीं कहा। सबके खिलाफ एक चार्जशीट लेकर घूमते थे। मंत्रियों के उस समय जो मंत्री थे उनके घर के बाहर, सरकारी आवास के बाहर जो है वो कागज़ चिपका कर आते थे और सबसे ये वादा करते थे, सबसे मेरा मतलब दिल्ली के लोगों से ही नहीं, पूरे देश के लोगों से, कि सत्ता में आया, सरकार बनी तो इन सबको जेल भिजवाऊंगा। सबसे पहला नाम शीला दीक्षित का लेते थे और ख़ास तौर से 2013 के चुनाव में, उसके बाद 2015 के चुनाव में। 2015 के चुनाव से पहले 49 दिन के लिए वो सत्ता में रह चुके थे कांग्रेस के समर्थन से। तो इसलिए जो है उनको लग रहा था कि उनके पास कोई विजन तो है नहीं राजनीति को लेकर या फिर गवर्नेंस को लेकर। उनको ऐसे ही तरीक़ों से, छल प्रपंच से ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है। तो राजनीति को ऐसे छल प्रपंच से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है हेडलाइन मैनेजमेंट, किस तरह से खबरों में बने रहें, जो एजेंडा हमने घोषित कर रखा है उसके अनुरूप कैसे खबर बनाएं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दुख की बात ये थी कि उनको दिल्ली की सरकार की तो मिली, सत्ता तो मिली, लेकिन पुलिस नहीं मिली। अगर पुलिस मिली होती तो वो क्या तबाही करते, इसका आज शायद अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। ये तय बात थी कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होती तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता। और पुलिस नहीं होने के बावजूद ऐसा करने की कोशिश उन्होंने की। अपने साथियों के साथ क्या किया और लोगों के साथ क्या किया उसको भूल जाइए। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ जो है अनर्गल आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। उनमें से 2 नेता जो है वो कोर्ट चले गए, मानहानि का दावा किया। दोनों मामलों में उन्हें कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी, सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी कि उनके आरोप झूठे थे, उनके पास कोई सबूत नहीं है, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए। ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। कि ये जो आरोप लगा के भागने वाला मामला था, इसमें 2 लोगों ने, बल्कि 3 लोगों ने पकड़ा था। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी पकड़ा था, उन्होंने भी मुकदमा कर दिया था, उनसे भी माफ़ी मांगी है अरविंद केजरीवाल ने। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से झूठे आरोप लगाने के माहिर हैं। तो जो मैं बात आज कहने जा रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को लगा कि ठीक है, दिल्ली पुलिस नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन एक संस्था है और वो था एंटी करप्शन ब्यूरो, जो दिल्ली सरकार के अधीन था, ACB। अब उन्होंने सत्ता में आने के बाद कहा कि ACB को अधिकार है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब ये ऐसा मामला था कि केंद्र और राज्य में सीधे टकराव का मामला था। उससे आगे गए वो, उन्होंने कहा केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी गिरफ्तार करने और जांच करने की, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो अधिकार है ACB को। तो सरकार को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति का इरादा ठीक नहीं है। उसके बाद जो है केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को खबर मिली कि अरविंद केजरीवाल ने तैयारी कर ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 2 वरिष्ठ मंत्रियों को गिरफ्तार करने की। जी हाँ, गिरफ्तार करने की। ACB की टीम की तैयारी हो गई थी उनकी गिरफ्तारी की, था कि उनके घर पर जो है छापा मारा जाएगा, यानी उनके घर की तलाशी ली जाएगी और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ने वाली बात थी। उनकी सरकार बनी थी, उसके साथ साथ मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली थी आम आदमी पार्टी। उस समय अरविंद केजरीवाल की छवि कट्टर ईमानदार की बनी हुई थी, आज जैसी नहीं। आज जो है उनकी कट्टर ईमानदार की छवि खत्म हो चुकी है, कम से कम लोगों के मन से खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कितने समर्थक इसको अब भी मानते हैं ये पता नहीं।
तो 2 वरिष्ठ मंत्रियों को गिरफ्तार करने की तैयारी कर चुके थे। अब जरा पीछे मुड़कर जो है उस समय की घटनाओं को याद कीजिए। 9 जून 2015 को आनन फानन में केंद्र सरकार ने एसीबी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ले लिया। अरविंद केजरीवाल बहुत छटपटाए। उनके एक विश्वस्त अधिकारी थे जो एसीबी के उस समय प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में टीम तैयार थी छापा मारने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। इसकी भनक केंद्र सरकार को लग गई। केंद्र सरकार ने तुरंत जो है MK मीणा, मुकेश कुमार मीणा को एसीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया और एसीबी के दफ्तर में उनको चार्ज लेने से रोकने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा में उनको चार्ज लेने के लिए जाना पड़ा। उनको चार्ज लेने से भी रोकने की कोशिश हो रही थी। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में कहा गया, दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें रखी गई, दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि एसीबी राज्य के अधीन आती है, राज्य सरकार के अधीन है और उसको किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को जो दिल्ली में है उसके खिलाफ जांच करने का, उसको गिरफ्तार करने का, मुकदमा चलाने का अधिकार है। केंद्र सरकार का ये कहना था कि एसीबी का दफ्तर एक तरह से पुलिस थाने की तरह है और पुलिस चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली में ये यूनियन टेरिटरी है, एलजी के अंडर में आता है, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसलिए एसीबी भी जो है वो एलजी के अंडर यानी केंद्र सरकार के अंदर आती है। उसके अलावा केंद्र सरकार के तहत होने पर एसीबी को ज़्यादा संसाधन मिल सकते हैं और भ्रष्टाचार की आरोप की जांच के लिए ज़्यादा विशेषज्ञ लोगों की उपलब्धता हो सकती है। लेकिन दिल्ली की सरकार पॉलिटिकल मोटिव से एसीबी का इस्तेमाल करना चाहती है। ये बात हाई कोर्ट में भी कही गई। हाई कोर्ट ने दिल्ली की सरकार की बात मानने से मना कर दिया और केंद्र सरकार की इस दलील को मान लिया कि एसीबी दरअसल एक थाना है और ये पुलिस के अंदर में आता है और पुलिस जो है दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन है। तो वो एक बड़ा मुद्दा था, एक बड़ा मूव था अरविंद केजरीवाल का, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। उनको लग रहा था कि 2 केंद्रीय मंत्रियों को, वरिष्ठ मंत्रियों को गिरफ्तार करेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करेंगे तो शुरुआत ही नरेंद्र मोदी की सरकार की जो है वो इस तरह की होगी कि उनके 2 केंद्रीय मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी खबर बनी होती और साबित होता जब अदालत से, तब साबित होता ये झूठा था केस। आखिर मानहानि का जो मुकदमा जिन 3 लोगों ने किया, विक्रमजीत सिंह मजीठिया के अलावा जिन 2 लोगों ने किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा, उसमें एक स्वर्गीय अरुण जेटली थे और दूसरे अभी जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। तीनों से अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना सच बोलते हैं। उनका सच तभी तक सच रहता है जब तक वो अदालत की स्क्रूटनी नहीं होती उसकी अदालत से। जैसे ही अदालत में जाता है तुरंत वो माफ़ी मांग लेते हैं। ये जो शूट एंड स्कूट की राजनीति थी अरविंद केजरीवाल की, उस पर लगाम लगी और एसीबी उनके हाथ से निकल गई। इसका मलाल आज तक अरविंद केजरीवाल को है। अपनी कट्टर ईमानदार की छवि बनाने के लिए उनको लगा कि ईमानदार होना ज़रूरी नहीं है, अपने विरोधियों को बेईमान साबित करना ज़रूरी है। तो उनको कटघरे में खड़ा कर दो, कुछ लोग तो मान लेंगे, एक शक, एक संदेह तो पैदा हो जाएगा, क्या पता सही हो। और अरविंद केजरीवाल की उस समय जो छवि थी, उनकी ईमानदारी पर कोई शक करने के लिए तैयार नहीं था। उस समय किसी से आप कहते कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हो सकते हैं, कोई नहीं मानता, चाहे अरविंद केजरीवाल का समर्थक रहा हो, वोटर रहा हो या न रहा हो। जो उनके विरोधी थे वो भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हो सकते हैं। आज उनके कितने समर्थक ये मानने को तैयार हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं हो सकते, ये बड़ा प्रश्न है। अभी एक सर्वे आया है जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि ध्वस्त हो चुकी है और दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो पूरा चरित्र है, स्वभाव है, वो कट्टर ईमानदार वाला है ही नहीं। वो छल छद्म की राजनीति करने वाला है।
ईमानदार व्यक्ति को दूसरों को भ्रष्ट साबित करके अपने को ईमानदार साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अरविंद केजरीवाल की क्षमता का अंदाज़ा किसी भी नेता हो या किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, उसकी क्षमता का अंदाज़ा इस बात से लगता है कि वो बड़ी लकीर खींचने की क्षमता रखता है या नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिन से मान लिया कि बड़ी लकीर खींचने की उनकी क्षमता नहीं है, तो जो बड़ी लकीर है उसको छोटा करो। उनकी पूरी 12 साल की राजनीति का निचोड़ यही है कि दूसरों को जो है कमज़ोर साबित करो, दूसरों को भ्रष्ट साबित करो। तो इससे अपने आप जो है, अब चूंकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हैं तो इसलिए ईमानदार का सर्टिफिकेट तो लेकर ही आए हैं, तो उनको नए सिरे से कोई कोशिश करनी नहीं है। बस कोशिश इतना करना है कि अपने विरोधियों को भ्रष्ट दिखा दो। तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही उनके लिए बड़ा आसान था, इसलिए 2013 में अच्छी खासी सफलता मिली। जहाँ तक मुझे याद है शायद 28 विधायक जीते थे उनके, और उसके बाद 2015 में तो जो है वो 70 में से 67 सीटें जीत गए। केवल 3 सीटें बीजेपी जीती। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया, और कांग्रेस का सफाया आज तक चल रहा है। और जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाकर, उस पर आरोप लगाकर वो सत्ता में आए, राजनीति में आए, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसी कपिल सिब्बल के साथ खड़े हैं। बहुत आरोप लगाए थे उन पे। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव, कौन सा नेता बचा था जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप नहीं लगाया। वो ये साबित करना चाहते थे कि देश में जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी पार्टियां हैं और उनके जो नेता हैं, सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ मैं ईमानदार हूँ। तो वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपनी पीठ पर, अपने माथे पर चिपका कर घूम रहे थे कि ये सब बेईमान हैं। तो उनका बड़ा मशहूर एक डायलॉग जो बहुत जिसको कोट किया जाता है, सब मिले हुए हैं जी। तो सब मिले हुए हैं जी से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, राजनीतिक यात्रा, और अब जहां पहुंची है वहां ये सबसे मिले हुए हैं जी। अरविंद केजरीवाल के लिए अब भ्रष्ट और ईमानदार में कोई फर्क नहीं है। उनको दोस्ती के लिए जो भ्रष्ट है और यहां तक कि जो देश विरोधी है उससे भी दोस्ती करने में अगर फायदा हो रहा है उनका राजनीतिक, तो कोई गुरेज नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में अगर एसीबी रही होती तो वो केंद्र सरकार के मंत्रियों को, अधिकारियों को, अब आप कल्पना कीजिए कि केंद्रीय मंत्री को एसीबी गिरफ्तार कर रही है, कल को हो सकता है कैबिनेट सचिव को गिरफ्तार करने एसीबी पहुंच जाती है, तो किस तरह की संवैधानिक व्यवस्था होती, किस तरह का संवैधानिक संकट होता। इस समय आज शायद उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में यह था। इसीलिए जब पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ, और मैं पंजाब विधानसभा के चुनाव की 2017 की बात कर रहा हूँ, 2022 में तो जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, सरकार बनी। उस समय उनको पूरा यकीन था कि सरकार बन रही है। उनसे कोई कुछ काम करता था, उनका जानने वाला, मित्र, पहचान वाला, तो कहते थे रुक जाओ थोड़े दिन, पंजाब में अपनी सरकार आ रही है, पुलिस होगी हमारे हाथ। और सरकार बनते ही पुलिस का किस तरह से दुरुपयोग उन्होंने शुरू किया अपने पुराने साथियों के खिलाफ, उसका उदाहरण आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को राहत मिली, उसमें कुमार विश्वास भी थे। बंदर के हाथ में जैसे उस तरह आ जाए, अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस का आना वैसा ही होता। तो पंजाब में अगर अंकुश लगा उन पर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लगा। उन्होंने अब कोई संयम बरता हो ऐसा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, जब 2017 का पंजाब विधानसभा का चुनाव का नतीजा आ रहा था, तो उनकी पार्टी के लोग बताते हैं कि जब ये नतीजा आया और सरकार नहीं बनी, तो जिस कमरे में बैठे रिजल्ट देख रहे थे टीवी पर, ये लोग फर्श पर लोट लोट कर रोए। अरविंद केजरीवाल, उनको लगा कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। अब ये उन्हीं की पार्टी के लोग बताते हैं, ये कोई और तो है नहीं, जो लोग वहाँ थे वही बता सकते हैं। तो उनकी पार्टी के लोग ये बताते हैं। अब सवाल ये है कि वो तो बंद कमरे की बात थी, एक व्यक्ति बनाम दूसरे व्यक्ति के बयान का मामला है। अरविंद केजरीवाल और उनके अब जो साथी हैं वो इससे डिनाई कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से उनका आचरण है उससे कैसे वो पीछे हट सकते हैं। जो मुकदमे पंजाब पुलिस के जरिए कराए उन्होंने अपने लोगों पर, अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ, जिनको राहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिली,
उनके बारे में क्या कहेंगे? तो अरविंद केजरीवाल के इसी रवैये के कारण आप देखिए, पहले एसीबी उनके हाथ से गई और फिर दिल्ली की सर्विसेज गई। जिस तरह से उन्होंने अपने घर पर बुलाकर दिल्ली के मुख्य सचिव को पिटवाया, ये आरोप है उन पर, और ये आरोप कोर्ट तक गया। ये दूसरी बात है कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने गवाही नहीं दी, जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे उनके पक्ष में, लेकिन उनका बयान है कि ऐसा हुआ। ये अकल्पनीय बात थी उस समय तक कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है किसी राज्य का, उसको अपने घर पर बुलाए और पिटवा दे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं, और किसी भी हद तक जाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। उनको बड़ी बेचैनी है एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने की जिसके हाथ में पुलिस हो। तो दिल्ली में तो पहले से नहीं थी, उनको मालूम था, लेकिन उनकी निगाह एसीबी पे थी कि हम अपना काम एसीबी के जरिए कर लेंगे, हमको केवल नैरेटिव बनाना है। साबित होना नहीं होना ये सब मामले तो अदालत में, इस देश की अदालत में जो है सालों साल चलते हैं, तब तक लोग भूल जाते हैं। तो एसीबी को हथियार बनाकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे। एसीबी हाथ से चली गई तो दिल्ली में तो उनकी राजनीति कायम है। कायम रहेगी कि नहीं 2025 में, ये विश्वासपूर्वक आज नहीं कहा जा सकता। जो स्थिति उनकी 2015 में थी, 2020 में थी, उससे बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी स्थिति कमज़ोर होने से ही परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा, उनके विरोधियों की स्थिति मजबूत हुई है क्या, वो कम से कम ज़मीन पर तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए, इस घटना से लगाइए। केंद्र सरकार अगर सचेत न रहती, केंद्र सरकार को वो सूचना मिलने में अगर 24 घंटे की देर हो जाती, तो उसके 2 वरिष्ठ मंत्री एसीबी की हिरासत में होते हैं, और देश ही नहीं दुनिया भर में ये खबर बनती। और इस खबर का नैरेटिव ये बनाया जाता कि देखिए, एक ईमानदार नेता आया है, वो भ्रष्टाचारी नेताओं मंत्रियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। सीधा मुकाबला उनका प्रधानमंत्री से हो जाता। और यही नैरेटिव पहले दिन से अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते थे। जब 2014 में वो बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ने गए, उनको लगा था कि उसी तरह का चमत्कार हो सकता है जैसा 2013 में वो उस समय की मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े विधानसभा का और जीत गए। उनको लगता था कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर वो जीत गए तो राष्ट्रीय राजनीति में वो स्थापित हो जाएंगे। लेकिन बनारस में बुरी तरह से हार कर आए। उसके बाद 2015 में उन्होंने फिर कोशिश की नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने की, एसीबी का इस्तेमाल करके उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाने की। वो उनके हाथ में नहीं रहा, और उसके बाद से लगातार इस तरह की वो कोशिशें करते रहे हैं। आखिर में उन्होंने मान लिया कि ये सब उनके बस का नहीं है। तो उन्होंने जिनके खिलाफ अभियान चलाकर वो सत्ता में आए, राजनीति में आए, उन्हीं से हाथ मिला लिया। तो आज वो कांग्रेस के भी साथ खड़े हैं, आज वो लालू प्रसाद यादव के भी साथ खड़े हैं, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला है उन्होंने। लेकिन इंडी गठबंधन में वो भी साथ हैं। जितने नेताओं के खिलाफ बोला बीजेपी को छोड़कर, बाकी सबके साथ आज अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति के इस पक्ष को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि उनके हाथ में सत्ता या उनके हाथ में अधिकार अगर आया तो वो कितने खतरनाक व्यक्ति हो सकते हैं। वो किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। उनके लिए कानून और संविधान का कोई मतलब नहीं है। अगर उनका हित सत्ता है कानून तोड़ने से, संविधान तोड़ने से, तो उसके लिए तैयार है। उनका लक्ष्य सिर्फ अपना राजनीतिक हित, अपना कद बड़ा करना है। लेकिन देखिए, प्रकृति हर तरह से न्याय करती है। उन्होंने जितनी इसकी कोशिश की, उतना ही, जैसे दलदल होता है ना,
दलदल में आप अगर गिर जाएं और निकलने के लिए ताकत लगाने लगे तो उतना ही धंसते जाते हैं। उसी स्थिति में आज अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपी हैं, जमानत पर रिहा हैं। सज़ा होगी कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ये मुकदमा चलेगा और इस मुकदमे के बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि उनके लिए बचना आसान नहीं होगा। लेकिन सब कुछ अदालत पर निर्भर करता है और जांच एजेंसी पर कि जांच एजेंसी किस तरह के सबूत पेश करती है अदालत में और अदालत उसको किस रूप में देखती है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि तो नहीं रह गई। अब वो कितनी भी कोशिश कर लें, जैसे फटा हुआ दूध फिर से ठीक नहीं होता, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि है, वो ध्वस्त हो चुकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।